तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, रेड सी क्राइसिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो रेड सी है उसमें क्राइसिस चल रही है। पर दरअसल बात यह है कि क्राइसिस रेड सी में नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर फ़लस्तीन के गाज़ा एरिया में चल रही है, जहाँ पर यहाँ पर लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा, 4 महीने होने वाले हैं, 4 महीने के लगभग हो चुके हैं वहाँ पर। और वहाँ पर इज़राइल ने यहाँ पर दबाकर गाज़ा को ख़त्म कर दिया। इतने ज़्यादा बम बरसा रहा है, इतने ज़्यादा जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो चल रहे हैं, मोर्टार के गोले दागे जा रहे हैं, टैंक से यहाँ पर हमला किया जा रहा है, और यहाँ पर जो पैदल सैनिक है वो यहाँ पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर उसके बदले में बहुत सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि भाई यहाँ पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ये सब है वो सब है। बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बल्कि यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो यमन है वो वहाँ को उसकी प्लानिंग कुछ और ही है, क्योंकि देखा जाए तो यमन जो है वहाँ पर है हूती रिबेल्स का कब्ज़ा। और जो हूती रिबेल्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट रेड सी के मुहाने पर हैं, क्योंकि देखा जाए तो रेड सी में जहाँ पर एंटर किया जाता है तो वो एरिया यमन से होकर जाता है, तो यमन जो है उसकी कोस्ट लाइन पर आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रेड सी का जो एरिया है वो यहाँ पर एक चौक पॉइंट बना हुआ है दुनिया भर के लिए। क्योंकि देखा जाए तो अगर रेड सी का इस्तेमाल ना करेंगे तो उनको यहाँ पर जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से, साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र बैठता है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा यहाँ पर 10 दिन लग जाते हैं, और लगभग 6,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यहाँ पर यात्रा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्यूल की बर्बादी होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर जो है और जो दूसरे रिसोर्सेज है वो भी यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। बहुत सारे जो ऐसे क्रिटिकल सामान है उसका भी ख़राब होने का खतरा बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेड सी का जो रूट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से जाओ, अरेबियन सी में जाओ, रेड सी में जाओ, और उसके बाद जो सुएज़ कैनाल है वहाँ से पार करो, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में जाओ, और उसके बाद यहाँ पर जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है उसके ज़रिए यहाँ पर यूरोप में पहुँच जाओ, और यहाँ पर अपना जो सामान है वो सप्लाई करो। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चलती है। लेकिन यहाँ पर जो गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसके बदले में यहाँ पर जो यमन के जो हूती रिबेल्स है उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि भाई जब तक यहाँ पर गाज़ा पर सीज़ फायर नहीं हो जाएगा तो तब तक हम जो भी यहाँ पर जो शिप जाएगी रेड सी में उसके ऊपर हम टारगेट करते रहेंगे। और ये सब जो चल रहा है वो नवंबर महीने से चल रहा है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी, यानी कि 3-4 महीने हो गए हैं, और यहाँ पर जो अटैक है वो लगातार होते ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पर रेड सी का जो रूट है उसको बाईपास करना शुरू कर दिया है कि भाई यहाँ से हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, भाई केप ऑफ गुड होप से चले जाएंगे हम, लेकिन अभी रेड सी में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर हमला हो रहा है। और उसकी जवाब में यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन, इन 2 देशों ने ख़ास तौर से यमन के ऊपर बम भी बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो हूती रिबेल्स है वो मारे भी गए हैं। अब देखिए, ये जो यमन है उन्होंने यहाँ पर तो सीधा कह दिया कि भाई हम यहाँ पर जो इजराइल है या इजराइल से लिंक जो भी यहाँ पर जहाज़ है उसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर जो अमेरिका और ब्रिटेन की शिप है उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत है उसका भी यहाँ पर ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि भाई यहाँ पर भारत को जो है, भारत का तो इसका मतलब कोई है ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अटैक है उसकी वजह से यहाँ पर भारत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि देखा जाए तो रेड सी से होते हुए भारत अपना जो सामान जो एक्सपोर्ट करता है वो लगभग 64 बिलियन US डॉलर का करता है, जो बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें यहाँ पर प्लास्टिक है, गारमेंट है, चावल बासमती है, और भी ज़्यादा दूसरे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है रेड सी के ज़रिए। अब लेकिन यहाँ पर रेड सी में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से शिपिंग जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर रेड सी को अवॉइड कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बाईपास दिया गया है, और ये दिया गया है इजराइल की तरफ से कि यहाँ से इसका इस्तेमाल करो और यहाँ पर जितने भी रेड सी में जो क्राइसिस आ रही है उससे बचो। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई इजराइल ने कौन सी चीज़ बताई है, और जो बाईपास है वो कहाँ कहाँ से होकर जाता है, और किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो चलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर रेड सी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है रिगेव मीरी, वो यहाँ पर आई मुंद्रा पोर्ट पर, और यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई कि भाई किस तरह से हम जो सामान है वो यहाँ पर इंडिया से लेकर जो इजराइल है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और फिर इजराइल से लेकर यहाँ पर जो यूरोप है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर सिंपल सा रास्ता बताया। वैसे देखा जाए तो ये जो रास्ता है वो उनका तो नहीं है,
इससे पहले भी यहाँ पर उसके बारे में बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर ये सिंपल रास्ता बताया कि भाई यहाँ पर जो मुंद्रा पोर्ट है, जो आपको पता है कि अदानी साहब का पोर्ट है, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, तो मुंद्रा पोर्ट से सामान यहाँ पर जाएगा और अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए ये जाएगा यूएई में। तो यूएई में यहाँ पर कंटेनर उतरेंगे, फिर उन कंटेनर के ज़रिए यहाँ पर उनको यहाँ पर ट्रकों में भरा जाएगा। तो ट्रक में भरे जाएंगे कंटेनर, तो फिर वो जो यूएई से वो जो निकलेंगे ना ट्रक, तो वो जाएंगे सऊदी अरब, और सऊदी अरब से जाएंगे जॉर्डन में, और जॉर्डन से यहाँ पर ये इज़राइल में एंट्री कर जाएंगे, और इज़राइल में एंट्री करने के बाद ये हाइफा पोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से यूरोप में भी जा सकते हैं। और एक और रास्ता है कि भाई यहाँ पर यूएई में जाए, यहाँ पर इंडिया से सामान यूएई में जाए, और यूएई से यहाँ पर जो रास्ता है वो ट्रक के ज़रिए कंप्लीट करे। ट्रक के ज़रिए कंप्लीट करने के बाद ये सऊदी अरब से जाए, सऊदी अरब से जाकर जॉर्डन का जो अकाबा है वहाँ से निकलते हुए फिर इज़राइल के ईलत में जाए, फिर इज़राइल के ईलत से निकलते हुए यहाँ फिर वो मिस्र में जाए, और मिस्र से जो पोर्ट सईद है वहाँ पर पहुँचे, और पोर्ट सईद से यहाँ पर पूरे यूरोप में चले जाएँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो रास्ता है वो बताया गया है। अब देखिए, इससे पहले यहाँ पर एक और रूट बताया गया था आईमैक का, इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर, यानी कि यहाँ पर पहले ऐसा था कि जो प्लानिंग बनाई गई थी, पिछला जो वो हुआ था ना G20 का जो समिट इंडिया में हुआ था, तो तब यहाँ पर इस रूट के बारे में चर्चा की गई थी कि भाई यहाँ पर ये जो रूट है वो बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर आसानी से पहुँचाया जा सके, और जो रेड सी पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, रेड सी पर, सुएज़ कैनाल पर, उसको यहाँ पर थोड़ा सा कम किया जा सके। तो पहले ये रूट था कि इंडिया से सामान जो है, मुंबई से, कांदला से, मुंद्रा से सामान जो है शिप के रास्ते से जो है वो जाएगा सऊदी अरब नहीं, सॉरी, यूएई जाएगा। यूएई से यहाँ पर ट्रेन लाइन बनाई जाएगी, और ट्रेन लाइन के ज़रिए यहाँ पर सऊदी अरब को, यूएई को, जॉर्डन को, इज़राइल को कनेक्ट किया जाएगा। भाई यहाँ पर सामान आया, यूएई में उतरा, और यूएई के ज़रिए फिर ये जो है सामान मालगाड़ी में उतर गया, मालगाड़ी में चढ़ गया। तो मालगाड़ी से जब ये जाएगा सामान, तो यहाँ पर मालगाड़ी जो जाएगी वो यूएई से निकल कर सऊदी अरब जाएगी, फिर लंबा रास्ता तय करके सऊदी अरब से चली जाएगी जॉर्डन में, जॉर्डन से जाएगी इज़राइल में, और इज़राइल में यहाँ पर हाइफा पोर्ट पर उतर जाएगी, और हाइफा पोर्ट से फिर ये सामान जो है वो शिप में लद जाएगा, और शिप में लदने के बाद ये चले जाएगा फिर सऊदी अरब, सॉरी, यूरोप में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये जो शिपिंग रूट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, और भारत जो है सामान यहाँ पर एक्सपोर्ट अपना कर पाएगा और इंपोर्ट भी कर पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर पहले ये थी कि भाई रेलवे लाइन बनाए जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हालात ऐसी हो गई है कि भाई यहाँ पर अभी इसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रेड सी में वो चल भी नहीं पा रही है ढंग से, लेकिन सामान तो यहाँ पर पहुँचाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से जो अल्टरनेट रूट है वो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। पहले यहाँ पर रेलवे लाइन बनाने की बात थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कि भाई पहले से पैसे खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर पहले से जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेड रूट है उसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पहले से ही शिपिंग रूट तो बनी हुई है। शिपिंग रूट के अलावा यहाँ पर हाईवे का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के बीच में। तो उन हाईवे का इस्तेमाल करते हुए ट्रक चले जाएंगे, और ट्रक्स यहाँ पर चले जाएंगे इजराइल में भी। तो इजराइल से ट्रक के ज़रिए यहाँ पर सामान जो है वो शिप में लोड कर दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो तेज़ी के साथ हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो इकोनॉमिकली वायबल मुझे नहीं लगती है। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम इसकी कॉस्ट के बारे में बात करें तो कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कि भाई यहाँ पर सामान पहले शिपिंग के ज़रिए यहाँ पर यूएई में पहुँचाया जाएगा। चलिए ठीक है, शिपिंग के ज़रिए तो सबसे सस्ता जो शिपिंग होती है वो यहाँ पर पानी के जहाज़ के ज़रिए ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर अब बात आती है रेलवे की या फिर रोड ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो शिपिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाती है। देख सकते हैं आपके ट्रक के ज़रिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट लगती है, कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कम क्वांटिटी में पहुँचती है, लेकिन उनकी जो किराया भाड़ा है वो भी ज़्यादा लगता है। तो ये जो चीज़ें है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। बेहतर, सबसे बेहतर तो यही है कि यहाँ पर मुंबई से या फिर किसी भी पोर्ट से यहाँ पर सामान को शिप में लोड किया, और फिर शिप के ज़रिए यहाँ पर अरेबियन सी, रेड सी, सुएज़ कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद यहाँ पर पहुँचा दिया यूरोप में। तो सबसे बढ़िया तो रास्ता यही है, और इकोनॉमिकली वायबल भी यही लगता है। लेकिन यहाँ पर ये जो नया रूट बताया गया है वो इकोनॉमिकली वायबल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक अल्टरनेट रूट तो है, और इससे सामान जाए तो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी सऊदी अरब और इजराइल के बीच में संबंध भी सही नहीं है, तो यहाँ पर अगर सामान यहाँ पर इजराइल के लिए जाने के लिए इंटेंडेड होगा, तो क्या यहाँ पर सऊदी अरब इस बात के लिए मानेगा? क्योंकि देखा जाए तो सऊदी अरब इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो बातचीत चल रही थी कि भाई हम यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब ने भी सीधा सीधा कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो जब तक यहाँ पर इजराइल जो है वो यहाँ पर एक फ़लस्तीनी
देश की मान्यता नहीं देगा, एक फ़लस्तीनी स्टेट बनाने में मदद नहीं करेगा। जब तक यहाँ पर फ़लस्तीन बन नहीं जाएगा तो तब तक यहाँ पर जो संबंध है वो यहाँ पर बिल्कुल भी चालू नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर सऊदी अरब ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई जब तक फ़लस्तीन नहीं तब तक आपको मान्यता नहीं। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर नॉर्मल हो पाती है नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रेड सी के लिए ज़रिए होता है। तो दिक्कत वाली बात तो यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं ये आगे हो पाता है नहीं, और अगर ये चीज़ हो भी गई ना तो फिर भी यहाँ पर जो रेड सी वाला रूट है वही सस्ता पड़ेगा। अब कोशिश तो यही की जानी चाहिए कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर गाज़ा में जो भी ऑपरेशन कर रहा है वो रोक दे, और जो भी यहाँ पर हमला कर रहा है वो भी यहाँ पर रोक दे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाने जा रही है वो यहाँ पर नॉर्मल लोगों की जा रही है, मासूम लोगों की जा रही है, बच्चों की जा रही है, महिलाओं की जा रही है और आम लोगों की जा रही है। इससे किसी का भला नहीं होगा, उल्टे यहाँ पर इजराइल के लिए सपोर्ट यहाँ पर लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो भी वॉर चल रहा है वो वहाँ पर रुक जाए, और अगर यहाँ पर वॉर रुक जाएगा तो यहाँ पर जो हूती रेबेल्स है वो भी यहाँ पर अपना अटैक करना रोक देंगे, जिससे क्या होगा कि जो शिपिंग है वो यहाँ पर फिर से रेड सी के ज़रिए चालू हो जाएगी, और ये ही सबसे बढ़िया है इंडिया के लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ है वो चली है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।